गरीब बहू के लिए सास लाई लाखों की ड्रेस। गरीब पल्लवी मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही है। भैया 2 पूरी और ले लीजिए ना। नहीं बिटिया, बस मेरा पेट भर गया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जी शुक्रिया, पर आप थोड़ा और खाते तो मुझे अच्छा लगता है। बिटिया, तू इतने प्यार से हमें खाना खिलाती है कि खाने से ज्यादा तेरे प्यार से हमारा पेट भर जाता है। दूर से सभी पंडित आपस में बात करते हुए, ये बिटिया 18 साल की उम्र से इस मंदिर में अपने हाथ से खाना बनाकर गरीबों को खिलाती है, जबकि ये खुद भी गरीब है। पंडित, हाँ सही कहा तुमने। ये लड़की बहुत ही दयावान है। इसके हृदय में प्रेम की भावना है लोगों के प्रति। दूसरी तरफ पल्लवी के पिता किसान का काम कर रहे होते। चलो, दिन भर की मजदूरी तो हो ही गई है। अब इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मेरा परिवार पेट भर खाना खा लेगा, और मेरी बेटी जिसे गरीबों को दान करने की आदत है वो भी कुछ दान कर देगी। वही शाम को पल्लवी मंदिर से घर आ रही होती है, जहाँ पड़ोस में शादी का टेंट लगा हुआ होता है। पल्लवी खुशी खुशी घर आकर, माँ बाहर शादी का टेंट लगा है, क्या इस शादी में हम भी जा रहे हैं? हाँ बेटी, न्योता तो हमें भी मिला है। जा, तू भी तैयार हो जा। माँ, पर मेरे पास तो अच्छी ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूं? तभी पड़ोस की 2 लड़कियाँ शिखा और निधि अच्छे कपड़ों में तैयार होकर पल्लवी के दरवाजे पर आती है। पल्लवी, तू तैयार हो गई पार्टी में जाने के लिए? नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे यार, तेरा तो हमेशा का है, तेरे पास कभी अच्छी ड्रेस नहीं होती। मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। माँ, आप चली जाओ, वरना उन्हें बुरा लगेगा। अब इसी तरह कपड़ों की वजह से पल्लवी को कई पार्टी, फंक्शन, दोस्तों की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। इसी तरह एक दिन पल्लवी की फ्रेंड का जन्मदिन होता है। माँ, आज मेरी सबसे खास दोस्त का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बेटी, खास दोस्त हमेशा खास होते हैं, उनके आगे कपड़ों को थोड़ी देखा जाता है। तेरे पास जो है तू वही पहन के चली जा। अब पल्लवी अपनी माँ की बात मानकर एक साधारण से पुराने सूट में अपने दोस्त के जन्मदिन पर आती है, जहाँ सभी लड़कियाँ उसके कपड़े का मजाक बनाती हैं। ओ गॉड अनुष्का, तुमने इसको अपने बर्थडे पर क्यों बुलाया है? इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो जरा। अरे पल्लवी, तुम ऐसे कपड़ों को क्यों आई हो बर्थडे पार्टी में? सब हंस रहे हैं तुम पर। तुम्हारी गलती है अनुष्का, तुम्हें इस तरह के गरीब लोगों को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो अनुष्का, मेरे कपड़ों की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब पल्लवी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। अब जहाँ पल्लवी अपने गरीब परिवार में पल पल अच्छे कपड़ों को पहनने के लिए तरसती थी, वही उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक और परिवार रहता था, सिंगानिया परिवार, जिनके घर में हर छोटी मोटी चीज के लिए लाखों की ड्रेस आया करती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ बुराइयां भी। उस अमीर घर में रहने वाली बहू ईशा अपने सास ससुर, पति और देवर, यहाँ तक कि अपनी छोटी नंद के साथ भी प्यार से नहीं रहती थी। वो लापरवाह थी और ना ही उसे बड़ों से बात करने का तरीका था। ईशा बहू, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में पानी नहीं है। अरे क्या मम्मी जी, आप हर दिन मुझे इसी बात का ताना देती रहती है। अरे भूलिए मत कि मेरा परिवार आप लोगों से भी कहीं ज्यादा अमीर था। भाभी, मम्मी से, पापा से, भैया जी से जितना हो पता है वो आपके लिए करते हैं। वो हर छोटी चीज के लिए अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पैसा देते हैं। क्या ये सब कम है? ओ गॉड, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ 1 मिनट और खड़ी रही तो राशन पानी का हिसाब देने लग जाएंगे आप लोग। मम्मी जी, मुझे पैसे दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ क्लबिंग करनी है। तभी वहाँ आता ईशा का पति। ईशा, तुम्हारी क्लबिंग अब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम रात को लेट आती हो, जिस वजह से घर का सारा काम माँ को अकेले करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम भूल जाऊँ शादी के बाद? रहने दे बेटा, बहू को जाने दे। ये लो बहू पैसे, मैं घर संभाल लूंगी। अब पैसे लेकर छोटे छोटे कपड़ों में इतराती हुई ईशा रात को क्लबिंग के लिए चली जाती है, जिसके बाद जानवी घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती है। बहू है, पर बहू का सुख नहीं है। जानवी, तुम्हारी जिंदगी में। हाँ माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी पत्नी आपकी एक काम में मदद नहीं करवाती। वो तो छोड़िए भैया, आप ये देखिए ना कि ईशा भाभी कुछ नहीं करती है, उसके बाद भी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती है, शांत रहती हैं। हाँ माँ, ये तो गलत है। कम से कम आप तो कुछ बोलिए भाभी को। मैं क्या बोलूँ उसको? अब सबसे बड़ी एक्सिस्टेंशियली तो मैंने ही की, जो जरूरत से ज्यादा ही अमीर बहू इस घर में लेकर आ गई। उसे इस घर में लाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। पर अब मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बेशक से आर्थिक रूप से गरीब हो, पर दिल और दिमाग से सुलझी और समझदार हो। लोगों के लिए उसके मन में प्रेम हो। हाँ जानवी, एक ऐसी ही लड़की हमारे बिखरे परिवार को संभाल सकती है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अमीर जानवी मॉल से सब्जियां खरीदकर घर आ रही होती है।
तभी वह सड़क पर गरीब पल्लवी को देखती है, जो अपने थैली से गरम शॉल निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे रही होती है। दादी माँ, बाहर अब हल्की हल्की ठंड गिरने लगी है। आप बिना स्वेटर के यहाँ क्यों बैठी है? बेटी, मेरे पास शॉल स्वेटर नहीं है। अरे ये लीजिए, ये शॉल आप ओढ़ लीजिए, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। इंसान घर में तो बिना स्वेटर के रह सकता है, पर बाहर नहीं। अब पल्लवी उस गरीब औरत को शॉल ओढ़ाती है। दूर से जानवी यह सब देखकर, हे भगवान, ये कौन लड़की है जो अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता कर रही है? इसके खुद के शरीर पर इतना पतला सूट है, लेकिन फिर भी ये खुद को ठंड से ना बचाकर उस गरीब औरत को बचा रही है। इसके इस व्यवहार ने तो मेरे मन को छू लिया। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन जानकी मंदिर में आती है, जहाँ वह देखती है कि पल्लवी गरीबों को खाना खिला रही है। बस बेटी, अब और कितना खिलाओगी? हमारा पेट भर गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और खा लीजिए। दूसरी तरफ पंडित, ये गरीब पल्लवी कितने प्यार से गरीबों को खाना खिलाती है। यह सब सुनकर जानवी, सच में इस लड़की के मन में ममता की भावना तो है ही, साथ में ये लोगों की खुद से ज्यादा परवाह करती है। यही वो लड़की है जो मुझे अपने घर में बहू के रूप में चाहिए। अब जानकी उसका पीछा करती है और वह देखती है कि पल्लवी एक छोटे से फुश के घर में रहती है। अरे ये बेचारी लड़की तो बहुत ज्यादा ही गरीब है, और इतनी गरीब होने के बाद भी ये लोगों की मदद करती है। अब फैसला हो गया, अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। अब जानवी गरीब पल्लवी की चर्चा अपने परिवार में करती है। आप लोगों को मैंने उस लड़की के बारे में सब बता दिया है, और अब मैं उसी से अपने छोटे बेटे की शादी करूंगी। मम्मी जी, सड़क पर तो कुत्ते भी वफादार होते हैं, तो क्या आप उससे भी देवर जी की शादी करवा देंगी? अरे हमारे अमीर परिवार में आने वाली बहू का कोई तो स्टैंडर्ड देखिए। उस लड़की का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, गरीब है वो। भाभी, आपके दिलो दिमाग से ये अमीरी गरीबी का भेदभाव कब निकलेगा? हाँ भाभी, और रही उस लड़की की बात, तो अगर माँ चाहती है तो मैं उसी से शादी करूंगा। अब ईशा ये सब सुनकर मुंह घुमाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जानवी अपनी बड़ी बहू और अपनी छोटी बेटी को लेकर एक्सपेंसिव मॉल में आती है, जहाँ पर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन वाले लहंगे मिलते हैं। मम्मी जी, उस गरीब लड़की के लिए इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या जरूरत है? यहाँ पर सारे लहंगे लाखों रुपए के हैं। बड़ी बहू, जब मैंने तुम्हें कभी लाखों की ड्रेस पहनने से नहीं रोका, तो मैं अपनी गरीब बहू के लिए सस्ते कपड़े कैसे ले सकती हूँ? मैं ये लाखों की ड्रेस लेकर ही जाऊंगी रिश्ते की बात करने उस गरीब लड़की से। हाँ, सही कहा। वैसे माँ, ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब जानवी मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से एक डिजाइनर लहंगा पसंद करती है, जो कि लाखों रुपए का होता है। अब अगले दिन जानवी अपने परिवार वालों के साथ लाखों की ड्रेस, गहने, शगुन का सामान, फल फूल लेकर गरीब पल्लवी के घर आती है। पल्लवी की गरीब माँ ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे, आप लोग कौन हैं? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। और आपके हाथों में ये भव्य ड्रेस और ये गहने, फल फूल, ये सब किसके लिए है? लगता है गलत पते पर आ गए हैं आप। मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ दूंगा। जी, हम इसी घर में आए हैं, और ये सारा सामान हम आपकी बेटी के लिए लाए हैं। दरअसल हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? मेरी बेटी आपके घर की बहू? आप तो पहनावे से काफी अमीर घराने की लगती है। मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनना चाहती हैं? आपकी बेटी गरीब है, पर उसका मन बहुत साफ है। वो जिस तरह से गरीबों की मदद करती है, नित दिन मंदिर में गरीबों को खाना खिलाती है, ये चीज हमें बहुत पसंद आई है। हाँ पापा, सही कह रहे हैं। बोलिए ना दीदी, आप मेरे भैया से शादी करेंगी? शादी करने में कोई समस्या नहीं है, पर मेरे गरीब माँ बाप ये आलीशान शादी नहीं कर पाएंगे। पल्लवी जी, बस आप एक बार मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो कीजिए। शादी का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। हे भगवान, जरूर पिछले जन्म में मेरी बेटी ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज मेरी गरीब बेटी के लिए इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये गरीब लोग कितने अच्छे तरीके से नाटक कर लेते हैं। अंदर ही अंदर तो इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे। खैर, मेरे ससुराल वाले ही बेवकूफ पागल हैं, जो ऐसे परिवार के लिए इतनी लाखों की ड्रेस लेकर आए हैं और शादी का खर्चा भी उठा रहे हैं। वेल आंटी जी, अब रिश्ता पक्का हो गया है, तो हम चलते हैं। हाँ बहू, हम जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। अब लड़के वालों के जाने के बाद पल्लवी अपना शादी का ड्रेस देखती है, जो कि काफी भव्य होता है। उसके अंदर डायमंड की कारीगरी हुई होती है। पल्लवी ड्रेस लेकर, माँ, मैं इतना भव्य लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये ड्रेस तो लाखों की है माँ। देखिए, इसमें डायमंड लगे हुए हैं, दुपट्टे पर भी सोने की शिप का काम है।
मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी माँ। सच में तेरे तो भाग चमक गए बेटी, जो तेरी शादी इतनी अमीर घर में हो रही है। सच में ये तो भगवान का ही करिश्मा है, जो लड़के वाले शादी का भी खर्चा उठा रहे हैं और लाखों की ड्रेस भी देके गए हैं। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पल्लवी की शादी पूरी विधि विधान से हो जाती है। पल्लवी अपनी सास के दिए हुए लाखों की ड्रेस में अपने घर से विदा हो रही होती है। तभी आसपास के लोग, देखो सुषमा की गरीब बेटी पल्लवी कितना महंगा कपड़ा पहनकर शादी की है। नीचे डायमंड तो ऊपर सोने का काम है ड्रेस में। कौशल्या, ये ड्रेस इस गरीब पल्लवी के लिए उसके ससुराल से आया है। उसकी सास ने दिया है उसे ये लाखों का ड्रेस, जिसमें हमारी पल्लवी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। सच में एक समय था जब पल्लवी बिटिया अच्छे कपड़ों के चक्कर में किसी दावत पार्टी में नहीं जाती थी, और आज देखो लाखों के कपड़ों में विदा हो रही है। सास हो तो पल्लवी की जैसी। भगवान की दया से ससुराल में भी पल्लवी बिटिया को ऐसे ही महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेस पहनने को मिले। वही पल्लवी अपने माता पिता से गले मिलकर विदा हो जाती है। अब पल्लवी अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास बड़ी ही खूबसूरती से उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर इस घर विस्क करो। अब पल्लवी कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती। पल्लवी अब चारों तरफ से अपना ससुराल देखती है, जो कि काफी आलीशान होता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं। वैसे अमीर तो है, तभी तो मेरे लिए लाखों की ड्रेस लेकर आए थे शादी के जोड़े में। देवरानी जी, घर देखकर हवा में उड़ने लग गई क्या? कहाँ खो गई बताइए? अरे बड़ी भाभी, ये क्या तरीका है बात करने का? खैर छोटी भाभी, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब पल्लवी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है। तभी पल्लवी का पति अलमारी से नाइट ड्रेस निकालकर पल्लवी के हाथ में देता है। पल्लवी, ये भारी लहंगा उतार कर ये नाइट ड्रेस पहन लो। अब पल्लवी नाइट ड्रेस को चारों तरफ से देखने लगती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी नाइट ड्रेस नहीं पहना था। विशाल जी, इसको पहना कैसे है? मैं तो अपने घर में सारा दिन सूट में ही रहती थी, फिर चाहे दिन हो या रात। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो ना, ये शर्ट टाइप का है, ये कुछ बटन है और ये पेंट है, नॉर्मल है। तुम वॉशरूम में जाओ, इसे देखो, तुम अच्छे से समझ जाओगी। अब लग्जरी वॉशरूम में जाकर पल्लवी नाइट ड्रेस पहनकर आती है, जिसमें उसे काफी कंफर्टेबल महसूस होता है और उन कपड़ों में उसे काफी अच्छी नींद भी आती है। अगले दिन सुबह पल्लवी अपनी माँ की दी हुई सिंपल साड़ी को पहनकर पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी वहाँ हाथ में महंगी साड़ी लेके पल्लवी की सास आती है। छोटी बहू, ये लो शगुन के नए कपड़े। आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे घर की रीत है कि बहू हर रस्म पर नए लिबास पहने। तभी वहाँ ईशा आती है। मम्मी जी, आप भी ना, जिसके पास कल तक फटी ओढ़नी नहीं थी उसे आप सीधे डिजाइनर साड़ियाँ दे रही हैं। अरे बंदर के हाथ में अदरक दे देंगी तो उसे स्वाद कहाँ से आएगा? इसे क्या पता कि ऐसी महंगी साड़ियाँ संभाली कैसे जाती हैं। तभी पल्लवी विनम्रता से कहती है, जेठानी जी, कपड़ों की चमक तो धुंधली पड़ सकती है, पर आपकी दी हुई सीख मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। इसीलिए मुझे आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद माय फुट। इतना कहकर ईशा वहाँ से चली जाती है। छोटी बहू, अपनी जेठानी की बातों का बुरा मत मान, वो शुरू से ही ऐसी घमंडी है। तुम ये साड़ी पहन लो और फिर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना। अब पल्लवी कमरे में जाकर डिजाइनर साड़ी गहने पहनकर रसोई में आती है और पहली रसोई का खाना बनाती है। कुछ देर बाद वह सभी परिवार को खाना खिलाती है। छोटी भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ चलो, अब कोई तो इस घर में अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा हमें। कहना क्या चाहते हो पापा जी कि मैंने आज तक आपको खाना नहीं खिलाया? अरे घुमा फिरा के ताने क्यों मार रहे हो? डायरेक्ट बोलो ना। डायरेक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम इनडायरेक्टली ही सब समझ गई हो। वेल पल्लवी, तुम्हारा खाना मुझे भी अच्छा लगा। मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी खिलाया नहीं ऐसा खाना। अमित, अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तो अब तक मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देती। और पल्लवी, ले जाओ अपना ये खाना, मैं नहीं खा रही। अरे ये फिर गुस्सा होकर चली गई। अच्छा छोटी बहू सुनो, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, मेरे साथ चलना, मुंह दिखाई की ड्रेस खरीद लेंगे। मैं भी चलूंगी मम्मी। तभी सीढ़ियों से ईशा, मम्मी जी मैं भी जाऊंगी। हाँ जेठानी जी, आप भी चलिएगा। अब खाना खाकर पल्लवी अपनी सास, अपनी नंद जेठानी के साथ एक बहुत बड़े मॉल में आती है,
जहाँ पल्लवी की सास एक डिजाइनर प्रिंसेस गाउन अपनी छोटी बहू के लिए पसंद करती है। बहू, ये देखो, मैंने मुंह दिखाई पर तुम्हारे लिए ये गाउन पसंद किया है। इसमें तुम बहुत प्यारी लगोगी। मम्मी जी, जरा प्राइस भी देख लीजिए। ये ड्रेस पूरी की पूरी 10 लाख की है। बड़ी बहू, प्यार के बीच में मोल भाव नहीं देखा जाता। मैं अपनी छोटी बहू से बेहद प्यार करती हूँ और उसके लिए तो मैं लाखों की क्या, करोड़ की भी ड्रेस ले सकती हूँ। नहीं माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या जरूरत है? शादी का जोड़ा भी आपने करीबन लाखों रुपए का ही खरीदा था। मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती। भाभी, आप पहले नहीं पहनती थी, कोई बात नहीं, पर अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके ससुराल में सब डिजाइनर और महंगे ड्रेस ही पहनते हैं। इस गरीब लड़की की कुछ ज्यादा ही लॉटरी लग रही है, मेरे ससुराल वालों के साथ रहकर। अब पल्लवी की सास लाखों का डिजाइनर गाउन खरीद कर घर आती है। अगले दिन मुंह दिखाई पर पल्लवी डिजाइनर गाउन को पहन रही होती है, लेकिन वो उसे पहन ही नहीं पाती। हे भगवान, मैंने आज तक कभी ये लाखों की ड्रेस नहीं पहनी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे पहनना है। तभी वहाँ पर पिंकी आती है। अरे भाभी, मेहमान आ गए और आप अब तक तैयार ही नहीं हुई। लाइए, मैं आपको तैयार करती हूँ। अब पिंकी अपनी छोटी भाभी को लाखों का गाउन पहनाकर तैयार करती है। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप करती है, गले में डायमंड का नेकलेस पहनाती है, फिर अपनी भाभी को मेहमानों के पास लेकर आती है। मेहमान पल्लवी को देखकर, जानवी, तुम तो बहू बिल्कुल परियों जैसी लेकर आई हो। तुम्हारी बहू तो बिल्कुल परी की तरह लग रही है, खूबसूरत परी। हाँ सच में, ड्रेस भी काफी महंगी लगती है बहू की। हाँ महंगी तो है। मैंने पूरे 10 लाख की ड्रेस दिलाई है अपनी बहू को मुंह दिखाई पर। अरे वाह, ऐसी सास तो सबको मिले जो अपनी बहू को लाखों के कपड़े पहनाती हो। वैसे तुम्हारी छोटी बहू पर ये लाखों के कपड़े सूट भी कर रहे हैं। ये गरीब लड़की इतनी तारीफों के काबिल नहीं है जितना ये लोग कर रहे हैं। अब मेहमान वाले पल्लवी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बाद पल्लवी अपनी माँ से भी मिलने जाती है, जहाँ उसकी माँ अपनी बेटी को सुंदर कपड़ों में देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पल्लवी अपने ससुराल में खुश रहने लगती है। लेकिन ईशा को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। लेकिन फिर एक रात ईशा क्लबिंग करके घर आती है और घर के अंदर घुसते ही उल्टियाँ करने लगती है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? अरे दूर हटो तुम, तुम्हें देखकर तो मेरा नशा ही फट जाएगा। अब पल्लवी अपनी जेठानी की एक नहीं सुनती और चुपचाप फर्श पर गिरे हुए उल्टी को साफ करती है। उसके बाद ईशा को सोफे पर बिठाती है, उसे नींबू पानी देती है और सारी रात उसके पैरों के हाथों की मालिश करती रहती है। अगले दिन जब ईशा उठती है तो वो देखती है कि पल्लवी फर्श पर सो रही है। तभी वहां पर अमित आता है और फोन में ईशा को कल रात की रिकॉर्डिंग दिखता है, जिससे ईशा को पता चलता है कि उसकी देवरानी ने किस किस तरह से उसकी सेवा की है सारी रात। इतने में पल्लवी उठ जाती है। दीदी, दीदी अब आप ठीक हो? बोलो ईशा, चुप क्यों हो? देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती थी, तुम्हें ताने देती थी। उसके बाद दी तुम सारी रात जग के मेरी केयर कर रही थी। जेठानी जी, आप बड़ी है मुझसे, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। मैंने उन बातों को कभी दिल से नहीं लगाया, न ही बुरा माना। मुझे माफ कर दो पल्लवी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब इस दिन के बाद से पल्लवी की जेठासी भी उससे बहुत प्यार करने लगती है और साथ ही पल्लवी के साथ रहते रहते अपनी सारी गंदी आदतें भी छोड़ देती है। अब वो भी संस्कारी और सुलझी हुई बन जाती है।